गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 एटम वन शॉट में ख़त्म करेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल, जिसे हम वाटरमेलन मॉडल या फिर प्लम एंड पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो मॉडल है, इसमें हम एटम को एक बताया गया है कि एक वाटरमेलन के जैसा होता है, जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे स्पेयर में फैले होते हैं और जो नेगेटिव चार्ज है वो कहीं कहीं पे होते हैं, जैसे वाटरमेलन में उसके सीड्स। इससे हमें पता चलता है कि एटम एक सॉलिड है और मास ऑफ एटम इज़ ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यानी कि एटम का जो मास है वो सिर्फ और सिर्फ उसके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से है, और मास ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज़ नेग्लिजिबल, यानी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का जो मास है वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो है। एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। इसके बाद हम देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में हमें ये डायग्राम याद रखना होता है, जिसमें हम देखते हैं कि 99% जो रेज़ होती हैं वो डायरेक्टली सीधी चली जा रही होती हैं, और जो 0.14% रेज़ 1 डिग्री से ज़्यादा पे बैंड हो रही होती हैं, और 90 डिग्री से ज़्यादा पे 1/8000 रेज़ जा रही होती हैं, और 180 डिग्री पे जो वापस जा रही होती हैं रेज़ वो होती हैं 1/20000। इससे हमें जो कंक्लूज़न मिलता है वो होता है कि एटम एक होलो है और एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास इज़ कंसनट्रेटेड इन अ टिनी स्फीयर नोन एज न्यूक्लियस, यानी कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है और मास है वो सारा के सारा न्यूक्लियस में होता है। इलेक्ट्रॉन आर इन सर्कुलर ऑर्बिट एंड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ प्रोवाइडेड बाय कूलम्ब फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में होते हैं, और जो इन्हें घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है वो कूलम्ब फोर्स से इन्हें मिलता है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट emit EM waves, therefore energy lose take place, and therefore path of electron will be spherical, and finally electron fall in nucleus, hence this is an unstable orbit. इसमें बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, यानी कि क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में होते हैं वो EM वेव्स एमिट करते हैं, जिसकी वजह से उसमें एनर्जी लॉस होता है, और जिसकी वजह से उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका एक स्फेरिकल पाथ बनेगा, और वो एक टाइम के बाद न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जिसकी वजह से एक अनस्टेबल मॉडल है। इसके बाद इसी में ये एक टॉपिक आता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इम्पैक्ट पैरामीटर। यहाँ से हम कुछ रेज भेज रहे हैं जो कि एंगल के हिसाब से वो डेविएट करेंगी। जो 0 डिग्री पे आ रही है वो वापस 180 डिग्री पे वापस चली जाएगी, जो 0 से कुछ ज़्यादा पे आ रही है वो मतलब कुछ एंगल पे जाएगी, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना ही कम उसका पार्टिकल में स्कैटरिंग होगी। इसमें हमें कुछ फॉर्मूले पढ़ने होते हैं। सबसे पहले इसमें जो एनर्जी होती है वो कंजर्व्ड होती है, जिससे हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी होगी, और इससे हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं K Q1 Q2 बाय R²। Q1 और Q2 जो चार्ज आ रहा है बाय डिस्टेंस। यहाँ से हम R को ऊपर ले जाएंगे और K को नीचे ले आएंगे,
तो यहाँ से कुछ ये फार्मूला बनेगा जिसे हम कहते हैं फार्मूला ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और इसके बाद एक इम्पैक्ट पैरामीटर का फार्मूला होता है जिसमें मैं इसे कुछ इस तरह से याद रखता हूँ कि यहाँ से जो क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला है इसमें से 2 हटा के cot θ/2 यहाँ पे पुट कर दो और बाकी सब सेम है। ये इम्पैक्ट पैरामीटर का फार्मूला हो जाएगा और ये क्लोजेस्ट अप्रोच का। इसके बाद हम पढ़ेंगे बोर पोस्टुलेट। सो इलेक्ट्रॉन आर इन स्टेबल ऑर्बिट ओनली। स्टेबल ऑर्बिट हैज़ डेफिनेट एनर्जी, डिस्क्रीट एंड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिटल। दूसरा है फॉर स्टेबल ऑर्बिट, यानी कि स्टेबल ऑर्बिट होने के लिए उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इक्वल होना चाहिए। उसके बाद व्हेन इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट, यानी कि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आते हैं, वो एक गामा फोटोन्स एमिट करते हैं जिसकी एनर्जी होती है HF, यानी कि H इंटू फ्रिक्वेंसी, जिसे हम लिख सकते हैं hc/λ। सो इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कूलम फोर्स से लगता है, उसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। सो यहाँ पे हम दोनों फोर्स के फॉर्मूले लगाएंगे। mv²/r = kq1q2/r²। सो यहाँ से r² में से एक r और यहाँ से r कट जाएगा, फिर इस r को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये कुछ ऐसा फॉर्मूला बनेगा और बाकी सब यहाँ पे सेम है। और जैसे कि हमें ये फार्मूला पता है, हमने अभी ऊपर पढ़ा था L = NH/2π। सो L = mvr = NH/2π। इस फार्मूले से हम इसे डिवाइड करेंगे, जिससे होगा क्या, m से m कट जाएगा, r से r कट जाएगा और v से एक v कट जाएगा। सो जिससे यहाँ पे खाली एक v बचेगा ऊपर, और यहाँ पे सेम ये बचेगा और इसे हम उल्टा करके लिख देंगे। सो यहाँ से 2π से 4π कट जाएगा, 2 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पे जो बचेगा ZE²/2ε0 NH। सो यहाँ से हम E²/2ε0H, जो कि एक कांस्टेंट है, उसे हम V0 मान लेंगे, और Z और N वेरी करते रहता है, उसे हम बाहर रखेंगे। सो V0 की वैल्यू होती है 2.2 × 10⁶ मीटर/सेकेंड, या फिर C/137। सो ये V का एक फार्मूला होता है जो कि हमें याद रखना है। और इसी से हम R का फार्मूला निकालेंगे। अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा यहाँ पे L = mvr, वहाँ पे हम ये V की वैल्यू पुट करेंगे। सो V की जगह हम V0 Z/N रखेंगे, और आगे तो NH/2π है ही। सो इसे हम नीचे डिवाइड में ले जाएंगे। सो यहाँ पे नीचे n है, ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे n² बन जाएगा। Z नीचे आएगा तो नीचे Z आ जाएगा, और H/2π है ही। V0 और M हम यहाँ पे रख देंगे, जो कि एक कांस्टेंट हो जाएगा, इसे हम R0 बोलेंगे। सो ये R का फार्मूला आ गया, यानी कि रेडियस का फार्मूला ये है, जहाँ पे R0 को कहीं कहीं पे A0 से भी डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू 0.529 × 10⁻⁻10 होती है, और इसे हम बोर रेडियस भी बोलते हैं। इसके बाद हम टाइम का फार्मूला देखेंगे। टाइम का फार्मूला होता है 2πr/v। सो यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो यहाँ से रखेंगे n² Z/R0, और v की वैल्यू ये ऊपर वाली रखेंगे, अभी जो हमने निकाली V0 Z/N। सो यहाँ से क्या होगा, Z ऊपर जाएगा तो नीचे Z² बन जाएगा, N ऊपर जाएगा, N³ आ जाएगा ऊपर, और 2πr0 है ही, और ये नीचे V0 आ जाएगा। सो
ये वेरी करते रहते हैं और ये एक कांस्टेंट है, सो इसे हम टी नॉट बोल देंगे। और बाकी जो टाइम होगा वो टी नॉट एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर फॉर्मूला इसका हो जाता है। टी नॉट की वैल्यू होती है 1.5 इंटू 10⁻16 सेकेंड। और कभी कभी इसमें होता क्या है कि टाइम की जगह फ्रिक्वेंसी निकालने को पूछता है। सो इसमें हमें क्या करना है कि फ्रिक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाय टाइम, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। इससे हम फ्रिक्वेंसी भी इसकी निकाल सकते हैं आसानी से। इसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखेंगे, जो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और इसे हम हाफ जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर भी लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि ये कैसे, वो अभी हमने ये फॉर्मूला देखा था, एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सो यहाँ पे हमें देखना है हाफ एम वी स्क्वायर। सो यहाँ पे एम वी स्क्वायर आर है, तो आर को यहाँ से नीचे ले जाओ, सो सेम फार्मूला बन जाएगा जेड स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर नीचे आ जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे है। सो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है जेड स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर, यानी कि जेड ई माइनस ई बाय आर। टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला बनता है माइनस जेड स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जिसे हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ई वी। और इनमें एक रिलेशन होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड में उससे डबल होगी, लेकिन जो उसका साइन होगा वो अपोजिट होगा, और जो टोटल एनर्जी है वो इन दोनों का सम होगी। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है, तो पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल होगी, लेकिन नेगेटिव में, और जो टोटल एनर्जी है वो इन दोनों का सम होगी, यानी कि 10 - 20 इज इक्वल्स टू -10। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो ये चीज़ दिखाने के लिए लगाया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन इज़ बाउंडेड टू न्यूक्लियस। अब हम बोर मॉडल की कुछ लिमिटेशंस देखते हैं। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बोर मॉडल जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल है, और ही डिड नॉट कंसाइडर वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो बोर ने जो भी ये एक्सपेरिमेंट करा था उसमें वेव नेचर नहीं देखा गया। और जो तीसरा है, इसके थ्रू ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हुए हैं। सो ये 3 बोर मॉडल की लिमिटेशंस हैं। इसके बाद हम देखेंगे सीरीज़, यानी कि लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़ और पैशन सीरीज़। सो जो लेमन सीरीज होती है उसमें कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी भी एक ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा होता है। सो ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, तो यहाँ पे हमने 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और n मतलब जहाँ से वो आ रहा है। सो ये 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा वहाँ से। सो z होता है एटॉमिक नंबर, जो कि हाइड्रोजन का Z1 होता है। सो r एक कांस्टेंट होता है, बाकी 1/λ हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सो ये होता है लाइमन के लिए। और जो बाल्मर होता है उसमें